आज के वीडियो में मैं इस टॉपिक के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा और सारे के सारे PYQ भी कवर करा दूंगा ताकि आपको 10 जगह परेशान होने की जरूरत ना हो। और लास्ट में इसी टॉपिक के आपको MCQs भी दूंगा। तो ये वीडियो आपका वन शॉट वीडियो होगा जो आपकी तैयारी को पूरा कर देगा। तो आज के लेक्चर में हम ये टाइप्स ऑफ रेनफॉल को देखेंगे और इस टॉपिक से जुड़े हुए जितने भी PYQs हैं उनको हम कवर करेंगे। तो ये हमारा सन है और ये हमारा अर्थ है। तो हमें पता है कि सन से इंसोलेशन आता है, अर्थ उसको एब्जॉर्ब करके लॉन्ग वेव रेडिएशंस को एमिट करता है। और अगर हमारे एनवायरनमेंट में वाटर वेपर है तो वो वाटर वेपर्स इस हीट से गर्म होंगे और उनमें अपवर्ड मूवमेंट होगा। सो दिस टाइप ऑफ हीटिंग इज कॉल्ड कन्वेक्शन। और ये जो एनर्जी वेव्स या लॉन्ग वेव रेडिएशन ना, ये जो हीट होती है इनको हम कहते हैं कन्वेक्शनल करंट्स। तो इन सिंपल लैंग्वेज जो हीट एनर्जी होती है जिसके कारण से मॉलिक्यूल्स गर्म होकर के अपना स्थान छोड़ करके जाते हैं, दिस इज कॉल्ड प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन। तो ये जो वाटर वेपर्स हैं ये ऊपर जाएंगे ना। और सपोज यहाँ पर ये हमारे क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाइज होंगे ट्रोपोस्फियर में ना। ये सारे वाटर वेपर जाकर के इनके ऊपर तो सपोज कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा कि सारे पहले जाके अटैच हो रहे हैं वाटर वेपर्स, ठीक है। तो अब क्वेश्चन उठता है कि इनका कंडेंसेशन कैसे होगा। इसके पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट रिवाइज करा देता हूँ। ये हमारे दो एयर मास हैं जो किसी ओशियन बॉडी के ऊपर के एयर मास हैं। एक हमारा समर सीजन में है और एक हमारा विंटर सीजन में है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कौन सा एयर मास होगा ड्यू पॉइंट तक जल्दी पहुंच जाएगा। तो हमने माना सन डायरेक्ट पड़ रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर और ये वहां की कोई वाटर बॉडी थी, फॉर एग्जाम्पल अटलांटिक ओशन। तो अटलांटिक ओशन को सोलर इंसोलेशन ज्यादा मिलेगा तो ज्यादा इवेपोरेशन होगा। तो जो हमारे एयर मास थे उस एयर मास में ये वाटर वेपर्स की संख्या ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं चित्र में कि वाटर वेपर्स की संख्या या डेंसिटी कितनी ज्यादा है। अब जैसे जैसे ये एयर मास हमारा ऊपर जाएगा तो ये ठंडा होने लगेगा और कूलिंग के कारण आप देख सकते हैं ये कितना जल्दी श्रिंक होकर के सैचुरेट हो जाएगा। मतलब कि टेम्परेचर 1 या 2 डिग्री भी कम हुआ तो हमारा एयर मास पूरा कॉम्पैक्ट है, सैचुरेटेड है और ये और कंडेंस नहीं हो सकता। तो फिर जब हम इसको और ठंडा करेंगे तो तब हमारा ये वाटर वेपर का कंडेंसेशन स्टार्ट होगा। कंडेंसेशन से ये लिक्विड में कन्वर्ट होंगे। तो इसका मतलब कि ये ड्यू पॉइंट तक जल्दी आ जाएगा। अब यही हमारे विंटर वाले केस में आप देख सकते हैं कि इनकी डेंसिटी वाटर वेपर्स की कम है, तो मतलब इसको और ऊंचाई पर जाना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर समर वाला हमारा 1.5 या 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाकर के कंडेंस होने लगता था, कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता था, यानी कि लोअर लेवल क्लाउड्स का फॉर्मेशन होने लगता था। अब इसको इतना ज्यादा स्पेस है ना, इसको इतना ज्यादा कंडेंस होना पड़ेगा तो इसको 4 या 6 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाना पड़ेगा, यानी कि मिडिल लेवल क्लाउड्स का फॉर्मेशन होगा। तो मतलब समर के मंथ में तो जो ये हमारे न्यूक्लियाई थे ये बहुत जल्दी अब कंडेंस होने लग जाएंगे और साथ में मिलकर कोलाइड करके आपस में ये सारे न्यूक्लियाइज धीरे धीरे क्लाउड्स का फॉर्मेशन करेंगे। और जब कोलिजन के बाद इन ड्रॉपलेट्स का साइज बड़ा होता जाएगा, ग्रेविटी का फोर्स इन पे ज्यादा हो जाएगा, तो ये हमारा नीचे गिर करके रेनफॉल कराएंगी। तो इससे एक बात हमें समझ में आई कि जो स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट्स होती हैं वो क्यूमुलस क्लाउड्स या क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स के फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। अब आप मुझे बताओ कि कमेंट सेक्शन में एक हमारा इक्वेटोरियल रीजन है और एक हमारा पोलर रीजन है, दोनों में कहां पर ये कन्वेक्शनल रेनफॉल ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। आप मुझे एक चीज और कमेंट सेक्शन में बताना कि इंडिया के ऐसे कौन से स्टेट्स हैं, 2 या 3 स्टेट्स का आप नाम बताना जहां पर ये कन्वेक्शनल रेनफॉल NCERT सेज ये जो रेनफॉल है इट डज नॉट लास्ट लॉन्गर। तो 30 से 60 मिनट
के ड्यूरेशन में ये रेनफॉल इसका गेम ओवर हो जाता है। सो सन से हमें इंसुलेशन मिला जिससे हमारा ये मॉइस्चर या वार्म एयर मास ऊपर गया और कंडेंस होकर के इसने हमारा क्लाउड बनाया और बाद में जब रेनफॉल हुई। अच्छा मैं आप ये बताऊं, जब रेनफॉल होती जाएगी नीचे वार्म एयर मास है ना, अब ऊपर से ठंडी ठंडी बूंदे आ रही, ठंडा पानी आ रहा है, तो अगर आधे घंटे पानी बरस गया तो यहाँ का नीचे का एनवायरनमेंट अब कैसा हो जाएगा, ये तो कूल हो जाएगा। तो यहाँ पे तो फिर वार्म एयर मास का एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा, तो फिर ये क्यूमुलस या क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स का फॉर्मेशन ही नहीं होगा, तो पानी नहीं बरसेगा। तो दिस इज द रीजन कि 30 से 60 मिनट में इससे ज्यादा इसकी लाइफ साइकिल नहीं होती। ये मेरी वाटर बॉडी है और ये हमारा इंटीरियर ऑफ कॉन्टिनेंट है। तो लैंड हमेशा ज्यादा गर्म होता था, जल्दी गर्म होता था, ज्यादा ठंडा होता था और जल्दी ठंडी होता था, क्योंकि इसकी जो स्पेसिफिक हीट होती थी ओशन के या वाटर बॉडी के कंपैरिजन में कम होती थी। तो जब स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट्स होंगी तो इसलिए यहाँ पर इन रीजन्स में क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स या क्यूमुलस क्लाउड्स का फॉर्मेशन ज्यादा होगा। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो हमें समझ में आता है क्योंकि यहाँ पर लैंड का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। क्या सदर्न हेमिस्फीयर में भी इस तरह का इफेक्ट दिखेगा? क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में जो ओशन बॉडी है वो कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, इसलिए मैरीटाइम इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ पर कन्वेक्शनल रेनफॉल उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाती है। तो एक लास्ट पॉइंट, ये मेरा एयर मास है, ये कन्वेक्शन से जब ऊपर जाएगा तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो एटमॉस्फेयर ठंडा होता है, ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ खींच रही है और हीट की एनर्जी के कारण ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जो हीट की एनर्जी होगी वो एनर्जी खर्च हो जाएगी ग्रेविटी से फाइट करने में ना, ग्रेविटी से फाइट करके ये यहाँ पर ऊपर पहुंचेगा। तो जैसे जैसे इसकी गर्मी खत्म हो जाएगी ये तो ठंडा हो जाएगा और ठंडा होने के कारण ये एक्सपैंड कर जाएगा, इसके पार्टिकल दूर दूर हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा कोई फोर्स नहीं है ना कि जो इसको बांध करके रखे। तो अगर स्टेटमेंट आ जाए कि एयर मास आफ्टर द कन्वेक्शन एयर मास गोज अपवर्ड इन द ट्रोपोस्फियर एंड गेट्स कोल्ड एंड कंडेंस, तो स्टेटमेंट सही होगा कि गलत। ये कन्वेक्शनल रेनफॉल वाला टॉपिक हमारा पूरा हो गया। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस फिगर। तो ये हमारा ओरोग्राफिक रेनफॉल का प्रोसेस है। ये हमारा ओशन बॉडी था, यहाँ से बिकॉज ऑफ सोलर इंसुलेशन ये वाटर वेपर हमारे ऊपर गए, यहाँ से विंड्स आई, इन वाटर वेपर को बहा करके इधर ले गई माउंटेन की तरफ, ठीक है। अब जैसे ही ये माउंटेन से कोलाइड करेगा तो इनके पास में गर्मी है, हीट है, एनर्जी है ना, बिकॉज ऑफ सोलर इंसुलेशन। अब आगे से ये माउंटेन तो उसको ब्लॉक कर रहा है, उसके पास में जगह नहीं है, तो ये यहां से एयर मास ऊपर जाएगा। अच्छा, अब जैसे ही ये ऊपर जा रहा है तो ये ग्रेविटी के अगेंस्ट में काम कर रहा है ना, इसकी एनर्जी उसमें खर्चा हो गई। दूसरा, यहाँ पे फ्रिक्शन का फोर्स लग रहा था माउंटेन के पास में, तो उस फ्रिक्शन के भी अगेंस्ट ये काम कर रहा है, तो इसमें भी उसकी एनर्जी खर्चा हो गई। एनर्जी यानी इसकी इंटरनल हीट खर्चा हो गई, तो एयर मास हमारा ठंडा हो गया और एक्सपैंड कर गया। अच्छा, यहाँ ऊपर हमारे बहुत सारे न्यूक्लियस थे ना, तो ठंडक होने के कारण तो वही ऊपर हमारा क्लाउड बन गया, जिस तरफ बारिश हो गई इसको हम कहते हैं विंडवर्ड साइड और दूसरी साइड को कहते हैं लीवर्ड साइड, जहां पर पानी नहीं बरसता है। अब क्वेश्चन उठता है कि इस लीवर्ड साइड में हमारा पानी बरस क्यों नहीं रहा है? ये पहाड़ है, यहाँ पर भी एक एयर मास होगा, स्टैटिकली यहाँ पर एक एयर मास है और यहाँ से ऊपर से हमारा दूसरा एयर मास आ रहा है। जब ये एयर मास नीचे आकर के इससे कोलाइड करेगा, ऐसे ऊपर की तरफ एक हमारा प्रेशर लगेगा। अब इस प्रेशर के कारण इसमें एडियाबैटिक कंप्रेशन होगा। एडियाबैटिक कंप्रेशन का मतलब कि हमारा ये बड़ा एयर मास था, वो प्रेशर लगा के हम उसको छोटा कर रहे हैं। छोटा होगा तो ये बाहर से इसमें एनर्जी आई ना, एनर्जी कारण तो इसकी जो हीट थी हमारी बढ़ गई, इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई, इसका टेम्परेचर बढ़ गया। तो पहले एडियाबैटिक कूलिंग हुई थी जब हमारा ऊपर जा रहा था, इस बार एडियाबैटिक हीटिंग हो गई। और जब किसी एयर मास का टेम्परेचर ज्यादा होता है, हीटिंग ज्यादा होती है,
तो उसमें तो कंडेंसेशन हो नहीं पाएगा। तो भले ही इसके पास वाटर वेपर भी होंगे, अगर वाटर वेपर भी हुए तो भी इसमें कंडेंसेशन नहीं हो पाएगा बिकॉज ऑफ हीट। और जब कंडेंसेशन नहीं हो पाएगा तो क्लाउड का फॉर्मेशन होगा कैसे? कभी नहीं हो पाएगा। इसलिए लीवर्ड साइड में कभी भी क्लाउड का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। तो रॉकी माउंटेन और एंडीज माउंटेन इसका प्रोमिनेंट एग्जाम्पल्स हैं कि कैसे वेस्टर्लीज मॉइस्चर को लाती हैं। तो उनके विंडवर्ड साइड में एवरग्रीन वेजिटेशन पाया जाता है, लेकिन जस्ट उसके पीछे लीवर्ड साइड में हमारे डेजर्ट का फॉर्मेशन होता है, जैसे अटाकामा डेजर्ट। अच्छा, इस टाइप की रेन को रिलीफ रेन भी कहते हैं। तो आप पॉज करके इसको भी देख सकते हैं। ये पूरा भी कवर अप हो गया। क्लोनिक रेन वाले टॉपिक को हम डिटेल में कवर करेंगे जब हम एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को, उनके फॉर्मेशन को, उनके मैकेनिज्म को, उनके सिग्निफिकेंस को डिटेल में कवर करेंगे। तो पहला PYQ हमारा यूपीएससी 2006 का है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट? इन इंडिया द मॉनसून रेनफॉल इज मोस्टली। तो हमें पता था कि कैसे अरेबियन सी के पास का जो मॉइस्चर है वो गर्म होकर के ऊपर उठता है एंड वहां से क्लाउड का फॉर्मेशन एंड हेंस रेनफॉल होती है। ओरोग्राफिक होगा नहीं। अच्छा, मॉनसून सीजन में हमारे साइक्लोन्स भी आते हैं जो गुजरात में, बंगाल में, उड़ीसा में कितना ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं, तो साइक्लोनिक रेनफॉल भी होती है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, कन्वेक्शनल एंड साइक्लोनिक रेनफॉल। अगला क्वेश्चन हमारा यूपीएससी 2002 का है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट फाउंड इन द कन्वेक्शनल रेनफॉल? तो आफ्टरनून रेनफॉल तो हमारी होती है ना, लाइटनिंग एंड थंडर भी हमारी मिलती है, ठीक है। टॉरेंशियल रेन का मतलब होता है कि इंटेंस रेनफॉल, बहुत बड़ी बड़ी ड्रॉपलेट्स, तो ये भी हमारा मिलता है कन्वेक्शनल रेनफॉल में। अच्छा, ड्रिजलिंग का मतलब होता है कि जो वाटर की ड्रॉपलेट्स हैं बहुत छोटी छोटी होती हैं, लेकिन ऐसा तो होता नहीं क्योंकि क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बनते हैं हमारे, तो उसमें से बहुत बड़ी बड़ी ड्रॉपलेट्स गिरती हैं, इंटेंस रेनफॉल होता है। तो इसलिए ड्रिजलिंग हमारा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है कन्वेक्शनल रेनफॉल का। तो करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन ए। अब यूपीएससी 2001 का क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेसिन्स एक्सपीरियंस द कन्वेक्शनल रेनफॉल? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए अमेज़न बेसिन, क्योंकि ये हमारे इक्वेटर के पास में है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बाकी की जो रिवर्स हैं इनका लोकेशन आप मुझे बताएंगे। अगला क्वेश्चन यूपीएससी 2008 का है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। रेनफॉल इन द डोल्ड्रम्स इज ऑफ कन्वेक्शनल नेचर। ये इक्वेटर है, तो ये जो 5 डिग्री की बेल्ट है दिस इज कॉल्ड डोल्ड्रम, क्योंकि इक्वेटर के पास में कोरियोलिस फोर्स का इफेक्ट होता नहीं, तो यहाँ पर ट्रेड विंड्स एग्जिस्ट नहीं करती हैं। लेकिन क्योंकि इक्वेटर के पास में है तो यहाँ पर इंटेंस सोलर इंसोलेशन मिलता है और इस कारण से बिग हमारे क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बनते हैं। तो स्टेटमेंट 1 हमारा पूरा करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है कन्वेक्शनल रेनफॉल इज हाईली लोकलाइज्ड एंड इज एसोसिएटेड विद मिनिमम क्लाउडीनेस। इसमें तो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बनते हैं जो ग्राउंड लेवल से लेकर, मतलब कि आधे किलोमीटर से लेके पूरा हमारा 12 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाते हैं, पूरा ट्रोपोस्फियर के अंदर तक। तो ये तो मिनिमम तो हुआ नहीं, तो मैक्सिमम हुए ना। स्टेटमेंट 2 वुड बी रॉन्ग। ओनली 1 वुड बी करेक्ट आंसर। अब हमारा क्वेश्चन यूपीएससी 2011 का, रेन शैडो इफेक्ट, और फिर यूपीएससी 2015 का भी रेन शैडो इफेक्ट किससे एसोसिएटेड होता है? तो ये तो हम आज पढ़ चुके हैं, ये हमारा होता है ओरोग्राफिक रेनफॉल से। तो ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट आंसर। अब आते हैं इन्वर्जन ऑफ रेनफॉल इज एसोसिएटेड विद, ये यूपीएससी 2019 का क्वेश्चन है। तो जब मॉइस्चर या एयर मास जैसे जैसे ये ऊपर जाता है तो धीरे धीरे क्लाउड का फॉर्मेशन स्ट्रांग होता है और हमारा क्लाउड्स बनते हैं और हमारा प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होता है। मतलब जैसे जैसे हम एलिवेशन में ऊपर जा रहे हैं प्रेसिपिटेशन इंक्रीज हो रहा है। मान लो मेरे पास 100 वाटर वेपर्स थे क्लाउड के अंदर और ये न्यूक्लियाई इसके ऊपर अटैच हो गए और इतनी हाइट तक जाने में कंडेंस हो गए। कंडेंस होकर के ऐसे रेनफॉल ये बरस गए। तो जब हमारे वाटर वेपर और कम हो जाएंगे तो इस हाइट पे हमारा फिर रेनफॉल कैसे होगा? क्योंकि हमें सफिशिएंट वाटर वेपर चाहिए ना, तभी तो हमारी क्लाउड्स की जो ड्रॉपलेट्स होती हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स, वो बड़ी होंगी। जब बहुत ज्यादा बड़ी होंगी तभी तो ग्रेविटी को खींच पाएगी, तभी रेनफॉल होगी। तो बिकॉज ऑफ लेस मॉइस्चर, क्योंकि मॉइस्चर पहले ही बरस गया है और ऊपर जाने पर रेनफॉल होता ही नहीं है।
भले वहां पे ठंडी ज्यादा है। तो दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ रेनफॉल और ये एसोसिएटेड है हमारा ओरोग्राफिक रेनफॉल से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब ये क्वेश्चन 2011 का है। ये जो क्वेश्चन है इस टॉपिक को हम डिस्कस कर चुके हैं। विच टाइप ऑफ रेनफॉल ऑकर्स ओवर नॉर्थ वेस्ट इंडिया ड्यूरिंग विंटर सीजन। ये जब हम कोपेन क्लासिफिकेशन को जिन वीडियोस में हमने पढ़ा है वहां पे हमने डिस्कस किया। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो इस तरह आज का टॉपिक हमने पूरा कवर कर लिया विद ऑल कॉन्सेप्ट विद ईच लाइन ऑफ एनसीईआरटी विद ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। दोस्तों तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर और डिस्क्रिप्शन में जाकर के टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको सारे एमसीक्यूज मिल जाएंगे। तो इस तरह से आपकी इस टॉपिक की तैयारी पूरी हो जाएगी। तो वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक इट, डू कमेंट, मेक श्योर यू सब्सक्राइब इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।